हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप इतना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत और साख। तो ये क्वेश्चन है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव को लिखें। अगर इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये होता क्या है तो देखिए, यानी हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे आप मानिए कोई एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को, जैसे राम है, राम को कपड़े लेने हैं जो कि श्याम के पास है। तो अब राम को श्याम से कपड़े लेने के लिए कुछ ऐसी वस्तु तो श्याम को देनी पड़ेगी जिससे कि श्याम उसे अपना कपड़ा दे दे, और श्याम की इसमें मर्जी भी होनी चाहिए। तो ऐसा हो नहीं पाता है, तो ये हो जाता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि एक प्रमुख कठिनाई जिसमें एक की ज़रूरत का दूसरे से मेल खाना ज़रूरी होता है, तो ये ऐसा प्रायः हो नहीं पाता है। तो यह आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव कहा जाता है। साख मुद्रा किसे कहते हैं? तो साख मुद्रा का माध्यम कागज़ ही होता है, किंतु बगैर बैंक के लेन देन के साख की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। जैसे चेक, आप चेक अगर लेते हैं, रिसीव करते हैं या फिर किसी को देते हैं, तो आपको पता होगा कि उस चेक को बाद में बैंक में ले जाना पड़ता है, जहाँ से कि वो अपने चेक को भजा लेते हैं। बैंक वाले लोग उस चेक को रख लेते हैं और आपको पैसा भजा देते हैं उसके बारे में, उसके जो जितना चेक में दिया हुआ रहता है, ड्राफ्ट आदि। विस्कोमान क्या होता है? तो बिहार राज्य में सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विस्कोमान राज्य की सहकारी वित्तीय संस्था है जो किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण की व्यवस्था करती है। चूँकि किसानों को अपने फसलों के लिए, अपने फील्ड्स के लिए, अपने क्रॉप्स के लिए, उसमें पेस्टिसाइड आदि के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी पूरे सहकारी आंदोलन जिसके द्वारा ये विस्कोमान द्वारा किया जाता है। अब है वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। यहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आप इसको शॉर्ट में समझिए। इसमें होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते हैं। सीधे जो भी सामान चाहिए उसको हम एक्सचेंज करने का काम करते हैं। बार्टर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि एक सामान की अदला बदली करते हैं और दूसरा सामान ले लेते हैं, लेकिन इसमें पैसे का यूज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, पढ़ लेते हैं क्या होता है कि व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर इस दुनिया में है तो उसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सभी वस्तुओं का निर्माण प्रोड्यूसर वो खुद तो नहीं हो सकता है, उसे कुछ अन्य वस्तुओं के लिए अन्य लोगों पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे नमक आप अपने घर में नहीं बना सकते हैं, नमक के लिए आपको दुकान जाना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा। तो ये जो जब व्यक्ति इच्छित वस्तु जो कि उसके पास स्वयं के पास नहीं है, वो क्या करता है, उसके पास जो वस्तु है वही वह वस्तु दूसरे को देकर दूसरे से वो वस्तु प्राप्त कर लेता है। यानी डायरेक्ट एक्सचेंज हो गया। मेरे पास जो सामान था हम दूसरे को दिए, उस सामान के बदले दूसरा व्यक्ति हमको वो सामान दे दिया जिसकी कि हमको आवश्यकता थी। यही कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्टर सिस्टम। और इस प्रणाली में जो होता है विनिमय, यानी जो हम एक्सचेंज करते हैं उसका माध्यम कोई सामान होता है। जैसे मेरे पास 1 किलो सूजी है तो हम उसको दूसरे को देंगे और उसके बदले में वो हमको 1 किलो मैदा दे देगा। तो ये डायरेक्ट सामान का हम लेन देन कर दिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए, धान या चावल देकर गुड़ या तेल प्राप्त करना। क्योंकि हमको धान या चावल की ज़रूरत नहीं थी, तेल की ज़रूरत थी, गुड़ की ज़रूरत थी, और उसको धान चावल की ज़रूरत होगी, तो ऐसे में ये सामान देकर एक्सचेंज करना। लेकिन ये होता कब था, जब मनी का आविष्कार नहीं हुआ था। जब मनी का आविष्कार हो गया तब ये सिस्टम जो है ख़त्म हो गया। अब ये सिस्टम शायद ही कहीं देखने को अगर मिलता होगा, क्योंकि आप बाज़ार जाइए, आप 1 किलो सामान के लिए पैसे दीजिए, आपको सामान आराम से मिल जाएगा। मनी ने इस समस्या को पूरी तरह से दूर कर दिया है। आगे है मौद्रिक प्रणाली या मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होती है। तो मुद्रा यानी रुपये पर आधारित प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है।
बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये सब पहले की थी। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तब ये सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, विनिमय का आधार अब वस्तु की जगह मुद्रा हो गई है। अब हमें कोई भी सामान लेने के लिए दूसरे के पास सामान नहीं देना पड़ेगा, हम पैसे देंगे, वो हमें सामान देगा। विनिमय के दो पक्षों में एक पक्ष मुद्रा हो गई, एक पक्ष मुद्रा ऐसे हो गई कि आप किसी ठेले वाले के पास जाइए तो आप उसको पैसा देंगे और दूसरी साइड से वो आपको सामान देगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको पैसा देंगे तो वो भी आपको पैसा ही देगा। इसलिए एक पक्ष मुद्रा हो गई है जो निश्चित तौर पर मौजूद रहती है और दूसरा पक्ष वस्तु हो गई है। मुद्रा प्रणाली ने भविष्य में भुगतान, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य संचयन और दोहरे संयोग की समस्या का समाधान कर दिया है। तो ये थी मनी के कुछ फ़ायदे। मुद्रा की परिभाषा दे, आखिर मनी होता क्या है? तो मनी को आप कुछ भी, अभी आप देख रहे हैं कि ये पेपर नोट है, लेकिन अगर डिफिनेशन पूछे अगर तो आप इसको समझिए कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग चूजन बाय कॉमन कंसेंट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको कि आदान प्रदान करने के लिए एक मीडियम चुन लिया गया कि नहीं यही मीडियम रहेगा, यही पैसा रहेगा, वही मनी है। आप ये सिक्के के फॉर्म में हो सकती है या फिर बैंक नोट्स के फॉर्म में हो सकती है या फिर सिक्के और बैंक नोट्स दोनों मिलाकर ये हो सकती है, यही होती है मनी। यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे कि वैधानिकता प्राप्त होती है। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो मनी है इसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जितने भी देश में जितनी जितनी करेंसी चल रही है वहाँ के देश के द्वारा इसको वैधानिकता प्राप्त हुई है। यह सबके द्वारा स्वीकार होती है, सबको द्वारा मान्य होती है। इसे शासकीय और सामाजिक दोनों ही मान्यताएं मिली होती है। यह स्वतंत्र रूप से प्रचलित होती है और ये तो विनिमय के रूप में काम करता ही है, एक्सचेंज के रूप में काम करता है, मूल्य के सामान्य मापक के रूप में काम करता है, ऋण के भुगतान का मापदंड बनकर और संचय के साधन के भी। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब देखिए पैसा, अगर मान लीजिए आपके पास अभी 10,000 रुपया है तो आप ये सोच सकते हैं कि हम इसमें से 2,000 रुपये को रख लेते हैं, 8,000 रुपये को महीने भर खर्च करेंगे। तो 2,000 जो आप रख लिए वो क्या है, वो आपका संचय है। आप इसको स्टोर कर लिए कि अगर जो हम कभी बीमार पड़ गए तो हमको ये 2,000 रुपया काम देगा। तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने इसकी डिफिनेशन दी है अपने अपने लैंग्वेज में, जिसमें कि मार्शल भी थे। मार्शल का कहना है कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो बिना संदेह या विशेष जांच के वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदने तथा खर्चों को चुकाने में साधारणतः प्रचलित रहती है। मॉडर्न सिस्टम की जो मनी की है वो आप देखते होंगे कि कितना प्रचलित है। नोट 100 रुपये के, 50 रुपये के सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। अब देखिए 2,000 के नोट जो कि बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थे वो तो मार्केट से उठ ही गए। मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को बताएं। आखिर मनी के 3 सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से काम हैं? तो आप ये देखिए कि 3 प्रमुख कार्य हैं। जमा को स्वीकार करना, व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों से जमा लेते हैं। अगर आप अपने बैंक के काम खुद करते होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाएं तो आपको कुछ पैसा वहाँ पे जमा करना पड़ता है। बैंक वाले वो पैसा आपसे ले लेते हैं। पैसा जब आपसे ले लेते हैं तो ये आपके खाता पर चढ़ जाता है, लेकिन खाता पे चढ़ जाता है तो बैंक उस पैसे का करता क्या है, बैंक उस पैसे से लाभ कमाता है क्योंकि पैसा उसके हाथ में है। और मान वो चूँकि वो बहुत बड़ा स्तर पे है तो वो बिजनेस करके या फिर कुछ और करके आप ही के पैसे से वो लाभ कमा रहा है, उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और यही धंधा बैंक करता है। आप ही से पैसा लेकर वो अपना धंधा चलाता है और आप अपने पैसे की सेफ्टी के लिए बैंक में अपना पैसा दे देते हैं। अब देखिए जमा के रूप में अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा आदि हैं। ऋण प्रदान करना, लोन देना भी ये मनी ही करती है। बैंक अपने जमा में से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर
शेष उचित जमानत के आधार पर सेवा और उत्पादन हेतु ऋण प्रदान करते हैं। बैंक क्या करती है, बैंक के पास जितना पैसा रहता है उनमें से बैंक, अगर आप अभी बैंक जाएं तो वहाँ पे आपको पैसा निकालना है 5,000, तो बैंक आपको वो पैसा दे देगा। तो बैंक क्या करता है, उसके पास जितना पैसा रहता है उसमें से कुछ पार्ट डिवाइड रहता है, कुछ पार्ट वो जमा कर देता है, कुछ पार्ट से आपको ऋण देता है और कुछ पार्ट से जो लोग उसके पास आते जाते हैं उसको पैसा देता है। तीसरा है उपयोगिता संबंधी कार्ड। इसमें क्या होता है कि उपयोगिता संबंधी कार्ड के अंतर्गत बैंक यात्री चेक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करते तो आपको बहुत जगह लाभ मिलता है। एटीएम से आप कभी भी कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं, आपको बैंक जाने का लफड़ा नहीं होगा। आगे है बैंक यात्री चेक। चेक भी एक बहुत अच्छा साधन है। जैसे मान लीजिए आपको किसी को 1,00,000 रुपया देना है और वो आपको घर से दूर जाकर देना है, तो हम 1,00,000 रुपया क्यों लेके जाएंगे, कोई लूट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम उसको चेक में भर देंगे, चेक को रख लेंगे और चेक में साइन भी नहीं करेंगे। जब वहाँ पे जाएंगे उसके सामने तो वहाँ पे साइन करेंगे। हम कितनी आसानी से बन जाएंगे, ना चोरी होगा, ना डाका पड़ेगा, ना जान को खतरा, सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो ये चेक का काम है। आगे है कि एटीएम क्या है। एटीएम सब लोग यूज करते हैं। एटीएम क्या होता है, एक कार्ड होता है, कार्ड में आपका एटीएम नंबर दिया हुआ रहता है, उसमें पिन रहता है। जब आप एटीएम से अपने पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, मशीन रूम रहती है, मशीन बंद रहता, गेट लग जाता है, आप अंदर जाते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी रहता है और उस कार्ड को आपको वहाँ डालना पड़ता है। उसके बाद आपसे एटीएम पिन आपका पूछा जाता है, आपको पिन डालना पड़ता है, कुछ डिजिट डालने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जितना पैसा चाहिए वो डालना पड़ता है, वो पैसा निकाल के आपको दे देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। अगर आप इतना ही जानते हैं, अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ भी वही लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है, कंप्यूटर के आविष्कार ने ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम कार्ड सर डेबिट कार्ड के रूप में जाना जाता है, 24 घंटे रुपए निकाल सकते हैं। देखिए एटीएम की जो है एक सीमा होती है। अगर आप एटीएम कार्ड खुलवाते हैं तो आपके सालाना कुछ पैसे कटते भी है, आपको ये भी जान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जमा करने निकाल सकते हैं तो ग्राहकों को सुविधा होती है और एक गुप्त कोड दिया जाता है, वही होता है एटीएम पिन, जिसका प्रयोग करके एटीएम का संचालन संभव है। ये एटीएम होता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड भी जो है एक प्लास्टिक का मुद्रा कंप्यूटर के आने से बढ़ गया है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत जगह आपको बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको जगह जगह पर इससे लाभ होने की सुविधाएं रहती है। लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड से लोन निकालने का काम करते हैं, उन्हें फ़ायदा भी होता है। बैंक के द्वारा आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। वित्तीय स्थिति का आकलन कर साख की एक राशि धारक के लिए निर्धारित कर देती है। कहने का मतलब है आप जिस पोजीशन पे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके जॉब की आपको कितनी सैलरी मिलती है, इस हिसाब से ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या फिर आप बोले तो बैंक वाले ये डिसाइड करते हैं कि आप महीने में कितना खर्च कर सकते हैं अपने वेतन के हिसाब से। तो आपको वो लिमिट दे दी जाती है कि आप इतना लिमिट तक ही इस महीने खर्च कीजिए। और क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर अभी कुछ खर्च करेंगे तो 1 महीना के बाद लगभग वो पैसा आपसे कटता है, बाकी पैसा वो आपके खाता में ही रहता है। तो अगर आप ज़्यादा हाई पोस्ट पर हैं, कोई बड़ी नौकरी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिलेगा, लेकिन आप अगर कोई छोटी नौकरी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कम लिमिट मिलेगा, क्योंकि जितनी आपकी सैलरी होगी उतना ही तो आप खर्चा करेंगे। यही होती है क्रेडिट कार्ड। आप बिना मतलब कह सकते हैं कि आप बिना मनी के क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके सामान यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनी की जो इस्तेमाल होती है, मनी की जो यूज़ होती है वो आप नहीं करेंगे। विदाउट मनी आप क्रेडिट कार्ड से लेन देन कर सकते हैं। आगे होता है बचत क्या है। तो बचत क्या होता है कि आय का वह भाग जो वर्तमान में खर्च न किया गया हो, भविष्य के लिए बचा लिया गया हो, खर्च कहलाता है। अगर आप सोचिए, अगर आपको महीना में 1,00,000 रुपया आता है और आप 80,000 महीना में खर्च करते हैं और 20,000 बचा लेते हैं तो वो हुआ आपका बचत। यानी
आय उपभोग। बचत दो प्रकार की होती है, या तो नकद बचत होती है या वस्तु संचय होती है। आय का वह हिस्सा संचय बचत कहलाता है जो ऐसी वस्तुओं पर खर्च किया जाता है जिसको कि रखा जा सके। बहुत सारी ऐसी वस्तु होती होगी जिसको आप कंजर्व करके रखते होंगे। नकद बचत के अंतर्गत वैसी बचत आती है जो कि मनी के रूप में होती है, आप पैसे बचाते हैं। साख क्या होता है? साख का मतलब होता है क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब होता है लोन। विश्वास या भरोसा। साख की मात्रा विश्वास या भरोसा पर निर्भर करती है। इसी विश्वास या साख के आधार पर व्यक्ति के ऋण लेन देन की मात्रा निर्भर करती है। साख के दो पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणदाता, एक होता है ऋणी, यानी जो लोन को प्रोवाइड करता है और दूसरा जो लोन लेता है। किसी दिए गए समय में ऋणी रुपये सेवाएं या किसी वस्तु को अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है और निर्धारित समय के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको समझिए, लोन लेना क्या होता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या होता है, बैंक आपसे ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, आपके घर के पेपर्स, गाड़ी मोटर ये सब देखेगा और देखेगा कि इसके पास क्या इसमें इतनी अगर मान लीजिए आप 5 साल 10 साल का लोन रहे तो वो देखता है कि क्या इसके पास इतनी औकात है कि ये फिर हमारे पैसे को लौटा पाएगा। तो इस हिसाब से वो आपके घर के पेपर या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आपसे ले लेते हैं। उतने दिन के बाद अगर जब आप उसके पैसे को उतना यूज करते हैं तो एक टाइम आता है जब आपको उसके पैसे को उसे ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। अगर लोग नहीं लौटा पाते हैं तो काफ़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। यही होता है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स लोन। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना बात समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स आएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।